अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। संभल दंगे की लपट बुझ नहीं रही, और कम से कम सियासत के आंगन में तो नहीं बुझ रही। समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के जियाउर रहमान वर्क, वो उस इलाके का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सपा के लिए, क्योंकि उनके बाबा भी एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत रहे हैं समाजवादी पार्टी और BSP दोनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक। शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क को संभल दंगे में पुलिस ने आरोपी बनाकर चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट कह रही है कि स्थानीय सांसद ने दंगा भड़काने में भूमिका अदा की, दंगे में स्थानीय सांसद की संलिप्तता थी। इस चार्ज के साथ, इस आरोप के साथ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है अदालत में। संभल के विधायक इकबाल महमूद, उनका बेटे का भी मसला आया था इसमें, लेकिन उनके बेटे की संलिप्तता दंगे में थी यह पुलिस ने नहीं कहा। लेकिन जियाउर रहमान बर्क कटघरे में खड़े हो गए और पुलिस की जांच ये कहती है कि सांसद की भूमिका थी दंगे को भड़काने में। वो जो कुछ कर सकते थे दंगा भड़काने के लिए, वो सब कुछ सांसद ने किया। अब कई हजार पन्नों की चार्जशीट है, 85 लोग उसमें नेम्ड हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम है जियाउर रहमान बर्क का। उत्तर प्रदेश के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी और अकलियत के लिए भी। अब मामला अदालत की चौखट के भीतर, MP MLA कोर्ट में मामला गया। आप सोचिए, अगर जियाउर रहमान बर्क को सजा हो गई MP MLA कोर्ट से, तो मेंबरी चली जाएगी, लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। एक हेट स्पीच में तो मुख्तार अंसारी के लड़के की विधायकी चली गई मऊ सदर में, पूर्वांचल में। अब्बास अंसारी बेरोजगार हो गए एक ही झटके में।
उनका तो मसला इतना ही था कि वो माइक पर ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक एक अधिकारी को देख लेंगे, एक एक अधिकारी को नाप देंगे। इतने में विधायकी चली गई। यहां तो मामला गंभीर है, संगीन भी है। वर्क साहब के खिलाफ जो मामला आया है वो तो दंगा भड़काने का है। वो दंगा जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें पुलिस के जवान घायल हुए, जिसमें कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश की गई, हिंदू मुस्लिम के आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, जो डिजाइन थी। इसलिए यह मामला ज्यादा गंभीर है। अब क्या जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है लगातार? क्योंकि केवल एक ही मामले में नहीं, वो बिजली चोरी में भी हुए, वो अनधिकृत निर्माण के मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिजली में पेनाल्टी जमा करके तो उनके घर में लाइट जली। ये सोचिए, जनप्रतिनिधि के विरुद्ध ऐसे मामले भी आ रहे हैं। किस ढंग के जनप्रतिनिधि हैं? आप बिजली चोरी कर रहे हैं, आप बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं, और इन सब के ऊपर दंगा भड़के इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा पुलिस की चार्जशीट कह रही है। अब अदालत तय करेगी कि पुलिस की चार्जशीट सत्य कह रही है, जांच पड़ताल ठीक है, या जियाउर रहमान बर्क जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन इतना तय है, समाजवादी पार्टी के इस सांसद के लिए मुश्किल वक्त अब शुरू हो गया है, और तेजी से। क्योंकि जिस तेजी से जनप्रतिनिधियों के पद जा रहे हैं एमपी एमएलए कोर्ट से, उससे लगता है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की संभल के पूरे प्रसंग पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी का संभल का ये नौजवान सांसद दंगा भड़काने का दोषी है? क्या दंगा भड़काने में सांसद महोदय की कोई भूमिका थी? और अगर जियाउर रहमान वर्क की सदस्यता गई लोकसभा से, तो इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत पर क्या असर पड़ेगा? पहले रिपोर्ट देखिए। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। एक तरफ राहत और दूसरी तरफ आफत। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ। करीब 6 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर घर में बिजली आई, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा केस में चार्जशीट में नाम आ गया, जिसमें सपा सांसद बर्क पर हिंसा से पहले लोगों को भड़काने का आरोप है। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पर दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कंप्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के समय भड़की हिंसा के मामले में एसआईटी ने चंदौसी की एमपीएमएलए कोर्ट में करीब 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, और इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा के 90 आरोपी हैं, जो कि सलाखों में हैं। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क
सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। संभल की हिंसा को लेकर इससे पहले एसआईटी ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पुलिस ने हिंसा में दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिफ साठा का भी हाथ बताया था और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार शारिफ साठा के गुर्गे ही थे। वहीं इस केस में चार्जशीट से नया क्लेश होता दिख रहा है। बहरहाल संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कसे गए शिकंजे ने सियासी गलियारों में भी संग्राम मचा दिया है। बर्क के मामले को लोग आजम खान से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि चार्जशीट में बर्क का नाम, अभी बाकी है सियासी संग्राम। बड़ा प्रश्न है ये, क्या जियाउर रहमान बर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाजवादी कुनबे से दूसरे आजम खान बनेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का स्वागत है। प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तिवारी जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, कहा यह जा रहा है कि आजम खान इन मेकिंग, आजम खान पार्ट 2 इन मेकिंग। पश्चिम का इलाका, पार्टी भी वही, मामला भी वही, इन पर भी कई मुकदमे हो गए। आजम खान पर तो खैर मुकदमों का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया था। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और शराब की दुकान लूटना और नाना प्रकार के कितने मुकदमे थे। लेकिन कुछ इस ढंग की आशंकाएं भी जताई जा रही है कि जियाउर रहमान बर्क दूसरे आजम खान बन जाएंगे, ये बना दिए जाएंगे। अरविंद सिंह जी, और 27 का चुनाव भी है, कई चीजें एक साथ देखनी पड़ रही हैं। जी अमिताभ जी, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जियाउर रहमान वर्ग तेजी से आजम खान बनने की दिशा में अग्रसर, और आजम खान बनने की उनके अंदर इतनी क्षमता और योग्यता है कि कोई चाहे भी कि वो न बने तो उनको रोका नहीं जा सकता है। देखिए, 5 पाए हैं जिनके आधार पे आजम खान आज के आजम खान है। वो 5 पाए कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अवैध कब्जा, दूसरा है बिना नक्शा के निर्माण, तीसरा है बिजली चोरी और उसका बिल नहीं जमा करना, चौथा है सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, और 5वां है लोगों को हिंसा के लिए उकसाना। ये 5 ऐसे पाए हैं जो आजम खान को अंदर किया है सलाखों के, और ये पांचों की पांचों चीजें जियाउर रहमान वर्ग के साथ भी पाई जाती है। ये पुख्ता साक्ष्य। अब जियाउर रहमान वर्ग साहब ने कहा है कि आरोप अनर्गल है और राजनीतिक साजिश का मैं शिकार हो रहा हूं, लेकिन इसके पक्ष में उनके जो तर्क हैं बेहद खोखले हैं और उसी तरह के हैं जैसे एक आम अपराधी पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैं बहुत निर्दोष हूं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है और पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, और ये कहने से गला नहीं छूटता है आज के डेट में अमिताभ जी कि मैं बेंगलोर था या न्यूयॉर्क था। आज डिजिटल जमाने में कहीं बैठ के भी उकसा सकते हैं, और पुलिस ने जो चार्जशीट बनाया है उसके पास डिजिटल साक्ष्य भी है, परिस्थिति जनित साक्ष्य भी है और इनके बयान भी है। तो मुझे इस बात से मैं पूरी तरह से सक्षम हूं कि सेकंड आजम खान उत्तर प्रदेश के जियाउर रहमान बन के रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। अरविंद जी ने एक बड़ी बात कह दी, अच्छा कही नहीं दी तिवारी जी, अकबर उनने 5 तत्व भी बता दिए कि वो 5 तत्व कौन से हैं जो किसी भी आजम खान का निर्माण करते हैं। आजम खान कोई व्यक्ति बनता है तो उन 5 तत्व कौन से हैं जो उसका राजनीतिक चेहरा तय करते हैं, वो 5 तत्व भी बता दिए। और उन्होंने कहा वो 5 तत्व जियाउर रहमान बर्क में भी बखूबी पाए जा रहे हैं। मैदान भी वही है, इलाका भी वही है,
मौसम भी वही है तिवारी जी, नहीं? उन पांचों तत्वों के अलावा अरविंद सिंह जी जी। की बात से मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ूंगा। जी। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब थे, यानी इनके बाबा। जो दादाजी थे, हाँ। उन्होंने, बाबा ने जब शपथ ली थी संसद सदस्य के तौर पर, तो कोई प्रसंग नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उन्होंने तत्काल शपथ लेने के बाद में, आपको याद होगा, ये बात कही थी कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। और तुरंत उन्होंने, मतलब ये है कि प्रसंग ना होने के बावजूद जी। उन्होंने ये आक्रामकता अपनी प्रदर्शित की। तो अब जाहिर है ये पोते तो उन्हीं के हैं, और अब एक वैक्यूम भी हो रहा है। आजम खान कभी सपा से नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहलाए जाते हैं, कभी शांत किए जाते हैं, वो सब बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल आजम खान अब अपनी एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच रहे हैं। जो सक्रिय राजनीति की एक्सपायरी भी एक होती है, उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो अब तो समाजवादी पार्टी को एक न एक कोई ऐसा फायर ब्रांड लीडर चाहिए भी चाहिए, जो भले विवादित हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि वोट कैचिंग होना चाहिए, वोटर्स को लुभाने वाला होना चाहिए, और एक खास तौर से ऐसा अल्पसंख्यक समाज और पसमानदा समाज वगैरह को जो लुभा सकता हो। तो समाजवादी बिल्कुल पार्टी ठीक बात को की तिवारी जी ने। बेशक आशीष जी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें याद दिला दूं जनता को। शफीकुर रहमान बर्क बड़े बवाली थे, छोटे नहीं, वो इंटरनेशनल किस्म के बवाली थे। वो हिंदुस्तान के वाहिद इकलौते शख्स थे। क्या हमारे पास तो मुगलों का ऑफिशियल वंशज भी आया था, सर्टिफाइड वंशज, वो भी ऐसा नहीं बोला। लेकिन बर्क साहब मालूम क्या बोलते थे आशीष जी? वो कहते थे मैं इंडियन नहीं हूं। पूछा चचा फिर क्या हो? बोले मैं बाबरी हूं, मैं डायरेक्ट बाबर का डीएनए हूं, भारत से मेरा लेना देना नहीं। लेकिन चुनाव यहीं लड़ते थे, पेंशन भी यहीं से लेते थे, खाना खर्चा सब यहीं से था, वो कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो समरकंद में जाके लड़े हों, ये भी ना कोई गलत फहमी पाल ले कि वो समरकंद निकल गए हो बाबर को ढूंढते हुए, नहीं नहीं, वो यहीं रहते थे। और सपा बसपा दोनों में रहे। याद दिलाया तिवारी जी ने, ये रोचक प्रसंग है। फिर बहस से ज़्यादा रोचक प्रसंग हो तो जनता को पहले वो सुना देना चाहिए, बहस तो चली रही है। पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होना था, सनेडाई होना था, तो वंदे मातरम हुआ। इनके जियाउर रहमान बर्क के बाबा उस वक्त वहाँ लोकसभा के प्रतिनिधि सदस्य थे, तो ये बोले कि मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता, और बॉयकॉट करके चले गए। आशीष भाई शाम को ऐसे जिस चैनल में उस वक्त मैं रहा हूँगा, वहाँ ऐसा शो कर रहा था, मैंने उनको जोड़ा इनके बाबा को। मैंने कहा वंदे मातरम क्यों नहीं कर सकते थे आप? बोले इस्लाम में किसी के सामने झुकने की अनुमति नहीं है। मैंने अच्छा जी ऐसा है? बोले मैंने चचा एक बात बताओ, मायावती से जब टिकट मांगा, पार्टी में आपने ज्वाइन किया था और उनकी टिकट से चुनाव लड़े थे, तो आप मायावती से हाथ मिलाते थे? मायावती से हाथ मिलाते थे? बोले कैसी बात करें? मैंने कहा ना, कमर आधी बेंड होना तो वहां पहली शर्त थी बसपा में। आधी कमर नहीं झुकी तो बाहर कर देते थे वो कहते पहले आधी कमर झुकाओ, कमर में समस्या हो पहले इलाज कराओ, कमर फ्लेक्सिबल हो तो इधर आओ ने भगाओ, और 20 डंडे अलग मारो इसके। मैंने वहां आप कोर्निश करते हुए घुसते थे ना, वो भाग गए, वो लेपे लेपे निकाल के बोले कैसी बात कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, बताइए क्या हमने वहां झुक सकते हो? देश के लोकतंत्र के मंदिर में आपको शर्म आती है? आप शिवपाल यादव के सामने झुक सकते हो, मुलायम सिंह के सामने झुक सकते हो, मायावती जी के सामने झुक सकते हो, कांशीराम के सामने झुक सकते हो। ये वो परिवार है। अब आजम खान साहब और शफीकुर रहमान बर्क में अगर बवाल का मामला रहेगा तो शफीकुर रहमान बर्क कमजोर साबित नहीं होंगे। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, बर्क साहब की भी मुगलिया शान अलग ही थी। आशीष जी 27 का चुनाव धीरे धीरे खिसक रहा है, पास आ रहा है, क्योंकि अभी इनको भी बनने में आजम खान साल 1.5 साल तो लगेगा ही।
इतना जल्दी तो कैसे बन पाएंगे, भले 5 तत्वों। और जैसा तिवारी जी कह रहे हैं कि आजम खान राजनीतिक तौर पर अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए, चाहें या ना चाहें, अब उनकी पॉलिटिकल एक्सपायरी डेट आ गई। तो सपा को भी एक ऐसा चाहिए जो बर्क, शफीकुर रहमान बर्क और आजम खान की जो रिक्तता है उसको भर पाए। नहीं भाई, आजम खान का भी अच्छा एक छोटे बात, आजम खान भी भाई गजबे थे, वो कादर खान भी उनके डायलॉग सुन के बेहोश हो जाते थे, कहते थे हमारा चाचा आप फिल्मों में आ जाओ, ऐसे डायलॉग फिल्म वाले नहीं लिखवाते। आजम खान थे। गाजियाबाद में एक सभा हो रही थी आशीष भाई, तो उसमें अखिलेश जी भी थे, आजम खान भाषण दे रहे थे, मंत्री थे सरकार में, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी उंगली किए जो मिल जाए मूर्ति, समझ लो ये सबसे बड़ा भूमाफिया है। क्या, किसके लिए कहा था आप समझिएगा, मैंने नाम लूंगा। ये केवल आजम खान ही कह सकते, बाकी कोई नहीं कह सकता। आशीष जी आप बताइए, क्या जियाउर रहमान बर्क आजम खान पार्ट 2 के रास्ते पर हैं? यह सपा चाहती है कि ऐसा हो जाए? दोनों बातें। लेकिन ना तो सपा ऐसा कुछ चाहती है कि ऐसा कुछ हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा चाह सकती है, और जैसा कई बीते दिनों में देखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी करी है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत गलत है और गलत तरीके से किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब यहाँ जो मुद्दा है इसमें आते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि बेवजह जो है कहीं ना कहीं उनका नाम घसीटा जा रहा है इस बार। अब कोर्ट में जाएगा मामला, अब कोर्ट ही फैसला करेगा। यहाँ तक चीजें शासन के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने भड़काया था, क्यों भड़काया था, वो तो वहां थे भी नहीं, किस लिए भड़काया था, समझने की बात समझ में नहीं आ रही है। अब जो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है या वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने लोग ऐसी बात कहते हैं मुझे उन पे तरस आता है कि उनकी जो सीमित बुद्धि है वो ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुसलमान जाकर के किसको वोट देने लग जाएंगे या ऐसी कोई विचारधारा बना लेंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती राजनीतिक रूप से। तो और जब कोर्ट पे जाएगा जो भी चीजें होंगी सच सामने आ जाएगा। यदि अगर गलत होंगे तो दोषी पाए जाएंगे और यदि उनकी कोई गलती नहीं होगी तो निर्दोष पाए जाएंगे। आशीष जी इसमें एक बात है कि जो आपने कहा ना कि भाई ऐसी कि इसमें क्या बात है, अगर मान लो वो मुसलमानों को नहीं भड़काएंगे तो मुसलमान किसको वोट दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं। आजम खान हो क्या या शफीकुर रहमान हो, ये लोग इस सच्चाई को जानते हैं, आप नहीं जान रहे अभी, कि एक नियमित अंतराल पर तड़का लगता रहना चाहिए, नहीं तो वोटर सो जाता है, करंट चलता रहना चाहिए। आजम खान तो रामपुर से वैसे भी जीतते थे हमेशा, मुसलमान किसको वोट देगा, वहां तो 50% क्रॉस कर गया मुसलमान की संख्या। लेकिन वो बीच बीच में आजम खान साहब ये बोल देते थे कि भारत माता डाइन है, क्या, ताकि छौंक लगता रहे, मजमा चलता रहे। शफीकुर रहमान बोल देते थे मैं बाबरी हूं। इसलिए आप ये थोड़ा सा करेक्शन करो अपने चिंतन में। मुसलमान कहां वोट दे देगा? नहीं ना ना, आपको नेता नहीं मानेगा, आपकी बगल से कोई निकल के इकबाल महमूद बड़ा नेता हो जाएगा, तब क्या करोगे? पश्चिम में कम नेता है मुसलमान आपकी पार्टी में, कमाल अख्तर से शुरू करो गिनना और महबूब अली तक जाओ, कम नेता तो नहीं है। ये ढीले पड़ेंगे वो बन जाएंगे, वहां तो मारा मारी है बनने की कि आजम खान कौन बनेगा, तो ये ढीले कैसे पड़ जाए? इसलिए मैंने कहा वो एक लार्जर देन लाइफ मामला हो गया है आजम खान का सपा के लिए। तो अब होड़ लगी है कि भाई ज्यादा बवाली कौन हो सकता है, जो ज्यादा बवाली होगा वही आजम खान के द्वारा खाली किए हुए स्थान की भरपाई करेगा, पूर्ति करेगा, वहां विराजित होगा। ओपी सिंह जी,
समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जैसे आजम खान के ऊपर 100, 150, 200 मुकदमे ठोंक दिए गए, छोटे बड़े, मुर्गी से लेकर मछली चोरी तक के, वैसे ही अब उन भाजपा को एक दूसरा आजम खान चाहिए, इसलिए वो जियाउर रहमान वर्क पर मुकदमा ठोंक रही है और पुलिस उनको आरोपी बना के अदालत के कटघरे में खड़ा कर रही है। दुनिया जानती है अफ्ताब जी की 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी, उसका दंगों से पुराना रिश्ता, उपद्रवियों से पुराना रिश्ता, आतंकवाद के समर्थक, और दोनों एक सिक्के के दो पहलू। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं, इसको कोई बात नहीं। 24 नवंबर 2024 को संबल में अचानक हजारों लोग आए, एक दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं और आने के बाद तुरंत पुलिस बल पर वो हमला कर देते हैं। किस चीजों से? ईंट से, पत्थर से, डंडे से, हाकी से, जो ही जिसको मिला वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। उसमें 4 लोग मारे गए, 30 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए। खैर, जो हमला किए थे उनको समाजवादी पार्टी ने मासूमों का दर्जा दे दिया और जो मरे उनको शहीदों का दर्जा दे दिया। बोले कि जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं 90-92 ये सब मासूम है, और ये जो 4 अल्लाह के नाम पर जो शहीद होंगे इनको शहीद का दर्जा दे दिया गया, उनको आर्थिक सहायता भी दिया। सवाल इस बात का है, मैं आशीष चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कि जब आप संविधान को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, सब कुछ संवैधानिक चीजों को मानते हैं, तो काहे का डर है भाई? आपको तो ये कहना चाहिए कि जियाउर रहमान वर्क। अच्छा, दूसरी बात, वो बंगलौर में थे। 19 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर सर्वे टीम गई, वापस चली गई। उसके बाद लगातार कई बार उस जामा मस्जिद के सदर जफर अली और जियाउर रहमान वर्क की बात हुई है। वो 35 मिनट तक लगातार बात हुई है, कई टुकड़ों में बात हुई है, और सबका कॉल, मोबाइल कॉल डिटेल है। कोर्ट में जब जाएंगे तो पुलिस क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि वो साहब जियाउर रहमान वर्क ने उकसाया। नहीं, उन्होंने कहा है कि जफर अली साहब, आप जामा मस्जिद के सदर हैं, आप प्रभावशाली हैं, आपकी मुसलमानों में बड़ी पैठ है, ये किसी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना है जफर अली साहब। ये सब कॉल डिटेल में है। अच्छा बताइए, जब बिजली की चोरी में फंसे तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा। आप बताइए, 2 किलोवाट का लेकर के बिना बिजली कनेक्शन का 8 किलोवाट का आप जो है 6 एसी चला रहे हैं, बड़े बंगले में आप चल रहे हैं। दूसरी बात, ये संबल जिंदा रहेगा, संबल मरेगा नहीं। क्यों? 2 कारणों से। नंबर 1, 1529 में बाबर के सैनिकों ने, ये इतिहास बताता, मैं कौन सा बहुत ज्ञानी हूं, उन्होंने वहां के प्रसिद्ध हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर दिया और जामा मस्जिद बना दिया। चलिए साहब, इतना तो ठीक था। जब आपके पहले मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने पहला काम किया कि हरिहर मंदिर में जो हिंदू पूजा करने जाते थे उस पर बैन लगा दिया। और 1978 और 1992 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, और उस समय आपने 400 साल पुराने भगवान शंकर और राधा कृष्ण की जो प्रसिद्ध मूर्ति के मंदिर थे उन पर आपने ईटा जुड़वा दी। क्या किया? ईटा जुड़वा। अब क्या हुआ साहब, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और संभल का दंगा हुआ तो बहुत कुछ सामने आई, और वो 2 मंदिर खुले, वो 2 मंदिर खुले, उतने नहीं, 19 कुएं पाट दिए गए थे, वो भी खुले, और 63 कूप भी मिले खुले, जिनको आपने ढक दिया था। मतलब हिंदुओं के नामो निशान को मिटा दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1901 बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इसके पोषक रहे। 1978 में जो दंगे हुए, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसमें 15 लोग मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे।
और माननीय मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो 1994 में, जिसमें पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, वो मुकदमा वापस ले लिया। ये बात मेरी अगर एक भी शब्द जितना मैंने प्रमाण सहित कहा है अगर गलत निकल जाए तो मैं अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने को तैयार। तो जो संबल है उसको तो आपने पहले से गढ़ बनाया, आपकी सरकारें आई, उसको पल्लवित पुष्पित किया, उसको मजबूत किया। हिंदुओं के मंदिरों पर आपने दर्शन करना जैसे ज्ञानवापी में बंद कर दिया, वैसे हरिहर प्रसिद्ध मंदिर को आपने बंद करवा दिया। आशीष जी पता कर लीजिए अगर आपका कोई परिचित। आशीष जी, आशीष ठीक है, ठीक है आशीष जी, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, ठीक है ओपी सिंह जी। आशीष जी, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, वो कह रही है कि मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने संभल दंगे के आरोपियों के मुकदमे वापस ले लिए। जिन लोगों ने संभल को जलाया, संभल में आगजनी की, लोगों को जिंदा आग में झोंका, उन लोगों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस ले लिए मुलायम सिंह की सरकार ने। और फिर उन्हीं मुलायम सिंह को इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण दे दिया। क्यों दे दिया भाई? ओपी सिंह जी ये भी बता दीजिए। अगर ऐसा किया था उन्होंने तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे थे उनको सम्मानित करने के लिए? ये भी तो बताइए ओपी सिंह जी, क्यों दे दिया? फिर अगर मुलायम सिंह ने ऐसा किया तो आपको उनको ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था ना। आपकी सरकार ने क्यों किया उनको सम्मानित? आपको नहीं करना चाहिए था, आपने तो कर दिया। ये तो आप ही की सरकार ने किया है ना। तो देश को लेकिन आशीष भाई, सम्मानित कर देने से ऐसा नहीं हो जाता कि हमने पूर्व में जो कुछ किया वो अंडू हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं। मैंने पूर्व में किसी को मारा और बाद में मुझे सम्मान मिल जाए तो ऐसा तो नहीं सम्मान मिलने के बाद वो हमने मारा वो मामला खत्म हो जाएगा, नहीं, वो भी जीवित रहेगा। अगर सवाल यही है कि अगर मैंने किसी को मारा तो मैं सम्मान के लायक कैसे हो गया? मैं कोई आतंकवादी तो मार के आया नहीं था कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। दोनों बातें नहीं जाती, या तो वो गलत था या ये गलत था, दोनों सही नहीं हो सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी संभल और एक चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी वहां एक पुराना हनुमान जी का मंदिर था, उसे बुलडोजर से ढहा दिया। अभी यही कल्पना कर लीजिए अगर ये सपा की सरकार में हुआ होता तो अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूद रहे होते। लेकिन अब अपनी सरकार में पुराना हनुमान जी का मंदिर दिया, वहां कुछ नहीं। आपके एक विधायक ने इस देश की वायुसेना को नालायक तक बता दिया, बोल दिया ये सर्जिकल स्ट्राइक में सो रही थी। वो आज भी उसकी सदस्यता, उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं है, उस पर भी होनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता ये किसी राजनीतिक दल का मुकदमा नहीं था, ये एक देश के वायुसेना का सवाल था। और आपके दो मंत्रियों ने क्या बयान दिए वो भी सबको पता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, और फिर भी आप बचाने में लगे हुए हैं अभी तक। तो उन लोगों की सदस्यता पे कोई बात नहीं उठती है, बस इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो देश की सेना, देश की वायुसेना, किसी के भी बेइज्जती कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक आशीष भाई, ठीक, मैं एक सुझाव दूंगा, फिर मैं तिवारी जी और अरविंद सिंह के पास आऊंगा। आशीष भाई, मैं एक सुझाव मैं कई बार दे चुका, आज फिर देता हूं। आप प्रवक्ता भी हैं, सपा के नेता भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, दिल से सुझाव दे रहा हूं। सारी लिस्ट बनाओ बीजेपी के लोगों जिन्होंने आपको लगता है गलत बोला, उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में पिटीशन करा दो। आपके पास ना पैसा कमी है कि भाई टाइपिस्ट को पैसा कहां से देंगे, और ना वकील कमी है, कपिल सिब्बल को उतारो। आप करो तो 10-20 के खिलाफ मुकदमा, हम बहस, हम 1 घंटे के शो करेंगे, आप करो 10-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा। यह तर्क नहीं चलेगा कि भाजपा वालों की सदस्यता नहीं जा रही। भाजपा वालों की भी गई थी, सैनी थे ना खतौली में, उनकी सदस्यता गई थी ना। और देश में हम ऐसे कई लोग बता दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग गए हैं जो छूट गए बाहर, उनको लाइए कोर्ट में। यहां वचन दीजिए कि समाजवादी पार्टी 3 दिन के भीतर ऐसे सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। आशीष जी करेंगे? बिल्कुल। अरे अमिताभ जी, यहाँ तो हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था किसी के मुकदमे। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मुकदमा कराएंगे एमपी एमएलए कोर्ट में कि नहीं?
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन धाराओं में इनके नहीं। खिलाफ मुकदमा दर्ज, ना, हाई कोर्ट ना। के आदेश के बावजूद पुलिस नहीं, वहां आशीष जी अभी रुकिए। मैं क्या कह रहा हूं, उस चीज को समझना, इसे ऐसे समझिए, हाई कोर्ट ने क्या कहा छोड़ दीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता जब गई थी तो मालूम क्यों गई थी? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मोदी जात को लांछित करने वाले राहुल गांधी के बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आप क्यों नहीं करते मुकदमा दायर? आप यहां बोलते हो, वहां मुकदमा दायर नहीं करते। बोले इनने गलत बोला, उन्हें, आप मुकदमा दायर करो ना। आपके पास टाइपिंग की समस्या है क्या, या पैसा की समस्या है? और अगर आप मुकदमा दायर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपके आरोपों में जान कम है। पूरी जान हो तो फिर आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे? अमिताभ जी, ये मेरा कोई आरोप, राहुल गांधी का मसला था, मुकदमा हुआ, सदस्यता गई, दोबारा उनको चुन के आना पड़ा। ठीक है आशीष जी, ठीक, अभी रुकना होगा। अरविंद सिंह जी, वो मसला वही है। अगर मान लीजिए जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है वो ईडी का और सीबीआई का बहुत दुरुपयोग करती है, इनकम टैक्स का, लेकिन ये जो संभल वाला मसला है, जियाउर रहमान वाला मसला है, इसमें तो कोई हाई फाई मामला ही नहीं, ये तो पुलिस का ही मसला है। इसमें ना ईडी इन्वॉल्व है, ना फेरा इन्वॉल्व है, ना फेमा इन्वॉल्व है। अंग्रेजी के जितने भी मसले, बड़े बड़े मसले होते हैं उसमें कुछ है ही नहीं। ये तो शुद्ध देसी मामला है, दंगा का। देखिए अमिताभ जी, आशीष जी ने 2-3 पॉइंट गिनाए। एक तो कहा कि फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, और कोर्ट का भी सहारा लिया कि कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा। देखिए, जियाउर रहमान वर्क के बारे में मैटर गया कोर्ट में, डिविजनल बेंच में, सबको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बिजली चोरी वाले मैटर में डिविजनल बेंच ने क्या कहा कि तत्काल 6 लाख रुपए जमा कराओ। यानी कोर्ट ने भी माना कि वहां पे आपने गड़बड़ किया है, बिजली की चोरी की है। यदि चोरी नहीं तो पैसा किस बात का, 6 लाख रुपए। कोर्ट ने कहा कि बाद में देखेंगे टोटल अमाउंट कितना होता है, फिलहाल आप जमा कराइए और उसके बाद आवेदन दीजिए कि बिजली चालू की जाए। तो उन्होंने जमा कराया, यानी एक्सेप्ट किया है कि हमने चोरी किया, नंबर 1। दूसरा, ये कर रहे हैं अनर्गल आरोप है, तो उसको लेकर एमपी साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे, और कोर्ट से के आदेश पर एसआईटी ने दिल्ली के अंदर 4 घंटे तक पूछताछ किया। यानी इस उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट मानता है कि मामला फालतू नहीं है, मामले में दम है और आरोपी से पूछताछ होना चाहिए। ये 2 घटनाएं हो जाने के बाद किस नैतिकता के आधार पे कहा जा सकता है कि फर्जी मामला है, फर्जी फंसाया जा रहा है? प्रथम दृष्टया तो इस्टेब्लिश हो गया है कि इनके सांसद ने गलत किया है। और बड़ा दुर्भाग्य है, आजम खान हो या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हो या जियाउर रहमान वर्क, पता नहीं कि हर ऐसा नाम समाजवादी पार्टी से क्यों निकलता है। कहीं दंगा हो तो आरोपी समाजवादी पार्टी का, रंगदारी और हत्या हो तो आरोपी समाजवादी पार्टी का, और बिजली चोरी हो तो समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आगे आके ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमारे वहां इसके लिए कोई स्थान नहीं है, आप लोग सुधरो, पार्टी इससे बदनाम होती है। और ये नहीं कहने की जगह पे आप कहेंगे कि आरोप फर्जी है, तो फिर जनता कहने लगेगी कि आप समाजवादी पार्टी नहीं, अपराधवादी पार्टी है। और फिर जब आप पोस्टर लगाएंगे 2027 में आ रहे हैं अखिलेश भैया, तो लोगों को लगेगा कि अखिलेश भैया आ रहे हैं, मतलब आजम खान, मुख्तार अंसारी और जियाउर रहमान वर्ग जैसे लोग आएंगे, और फिर जनता आपको वोट नहीं करती, आप विपक्ष में चले आते हैं, और फिर आप ईवीएम से लेके 100 तरह का आरोप लगाते हैं। और एक लाइन में और कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए, वो पीडीए की बात कर रही है। अपराधी जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जुल्म वो अपने बिरादरी पे करता है, दबे कुचले और गरीबों पे करता है। समाजवादी पार्टी वास्तव में दबे कुचले और गरीबों के साथ है, तो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर पनप रहे अपराध और अपराधियों पे अंकुश लगाना चाहिए। और एक बात और, आशीष जी, आपने ढोल का पोल खोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्यों मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण या पद्म भूषण दिया। देखिए, सरकार डायरेक्ट नहीं देती है, कैबिनेट कमेटी नहीं देती है, और पार्टी नहीं देती है, एक पुरस्कार समिति बनती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसके घोर विरोधी नेता मुलायम सिंह यादव को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है तो आप तो इस बात पे मुहर लगाएंगे
कि भारतीय जनता पार्टी की पुरस्कार समिति कम से कम निष्पक्ष है। बहुत लोगों को दिया, पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया, मुलायम सिंह जी को भी दिया, और आपको भी उससे प्रेरणा लेके आपकी जब सरकार आए तो केवल बिरहा कव्वाली गाने वालों को नहीं देके सबको देना चाहिए, दूसरे पार्टी के लोगों को भी यदि उन्होंने कोई योगदान ठीक है, ठीक है। अरविंद जी रुकना होगा, तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, क्या समाजवादी पार्टी को एक आजम खान जैसे नेता की बेसब्री से तलाश है? बेशक ये बात तो है, क्योंकि शफीकुर रहमान फौत हो गए, आजम खान जेल और जेल के बीच से घर के जेल के बीच में शटल कर रहे हैं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है पश्चिम में, खास तौर पर बहुत अलील रहते हैं, ज़ईफ हो गए हैं आजम खान साहब। और दूसरी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, मेजर चतुर्वेदी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, भले आदमी हैं और उतने आक्रामक या उतने वैसे तर्क ये देना नहीं चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से देने की आदत रखते हैं। तो बहरहाल एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, विक्टिम कार्ड खेलना एक पुराना रवैया है, एक पुराना नुस्खा है। विक्टिम कार्ड खेलना, अब ये मानिए जियाउर रहमान वर्क साहब के साथ में ऐसा हो रहा है, चार्जशीट में नाम है, तो वो साहब वो राजनीतिक कारणों से और वो बदला लेने की भावना से, और ये तो विक्टिम कार्ड खेलना तो सभी के साथ में ऐसा। ये आजम खान भी ये बात कहते थे कि हम चूंकि अल्पसंख्यक हैं इसलिए सताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है, होता नहीं है। ये तो देखिए अदालत की तरफ से अगर कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई, क्या आवश्यकता थी? एक बात बताइए, सिर्फ सर्वे के नाम पे, सर्वे का विरोध करने के लिए ये बवाल काट देने की जरूरत क्या थी? हम ये बात पब्लिक आज तक नहीं समझ पा रही। सर्वे में सच ही तो सामने आता। उस सर्वे मस्जिद का सर्वेक्षण अगर हो रहा था तो उसमें विरोध करना और हत्या कर देना, गुम्मेबाजी, पत्थरबाजी, गोली बारी, ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? जो उसमें 4-5 लोग मारे गए, इतने लोग जख्मी हुए, पुलिस वाले उसमें जख्मी हुए, इसकी आवश्यकता क्या थी? कोई नहीं थी। लेकिन एक तबका होता है ऐसा जो सोचता है अभी निपटा दो, और इसके बाद लगता है उनको आगे उसके 50 फुट के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये मानसिकता भी तो छोड़नी पड़ेगी। एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? क्यों इतने आशाई बनने की, आक्रामक बनने की आवश्यकता है? भाई मत बोलिए ऐसे, देश के एक सामान्य नागरिक की तरह से रहिए। बिला वजह की आग उगलने की आदत जो है वो नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक बात है। लेकिन तिवारी जी, ये आपने आदर्श बात कही, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इससे बिल्कुल अलहदा होती है। आग उगलने का भी कंपटीशन है। बेशक, यही तो मैं कह रहा हूं। ना भी चाहो फिर भी आग, और जैसे अब तो नए अब तो ट्रेनें बदल गई, लेकिन पहले जो लोग ट्रेन में सफर किए हैं वो जानते होंगे कि वो ऐसे ऐसे करके कोयला डालता ही रहता था इंजन में, क्या, ताकि प्रचंड अग्नि जलती रहे। वैसे ही सियासत होती है तिवारी जी, इसमें प्रचंड अग्नि में कोयला झोंकता ही रहता है, कोयला विराम नहीं होता, ताकि अग्नि का ताप बना रहे। तब ना 50 साल आजम खान पश्चिम में राज करते हैं, तब ना मुख्तार होता है, तब अतीक होता है कि अपने कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री से मिलवा दे मंच पर। छोटी बात है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये आशीष चतुर्वेदी की टोन में बात करके कोई अपने कुत्ते का हाथ मिलवा दे, कुत्ता लेके नहीं जा सकते अंदर, हाथ मिलवाना छोड़ो। जहां चीफ मिनिस्टर वहां कुत्ता नहीं ले जा सकते, हाथ मिलाना तो छोड़ो। उसके लिए फिर आपको अतीक होना पड़ेगा। तो अतीक होना पड़ेगा तो किसी की खाल उधेड़ कर लोथड़ा ऐसे ले जाके इलाहाबाद के चौराहे पर रख देना पड़ेगा, और कप्तान फोन करके कहना पड़ेगा कि जाओ तुम्हारे लिए तोहफा रखा, देखे आओ। क्या आलू की तरह या बताशे की तरह सैकड़ों बम मारने पड़ेंगे किसी राजूपाल पर धुआं हो जाए, तब आपको यह पात्रता मिलती है कि मैं कुत्ता मंच पर चढ़ जाओ और कहो इससे हाथ मिलाओ और फोटो खिंचवाओ।
ये प्याऊ बैठालने से और सड़क बनवाने से पात्रता नहीं मिलती तिवारी जी ना। एक्सप्रेस वे बनवाने से और फलाने ढिकाने से पात्रता नहीं मिलती। ये पात्रता के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए। समझ लो, आप भी भले आदमी हो, इसलिए मैंने कहा कि ये व्यवहारिक सच समझ लो महाराज। खुदा के लहजे में नहीं बोलेंगे तो चवन्नी नहीं मिलेगी। कहां चक्कर में पड़ो महाराज, वो लहजा तो वही रहेगा, माल भी उसी से आएगा और ताल भी उसी से आएगी। बर्क ये कहते शफीकुर रहमान कि आशीष भाई, मान लीजिए इनके बाबा ये ऐसा बयान हम लोगों को दिया करते कि भाई मैं वंदे मातरम का भी एहतराम करता हूं और मैं भारतीय हूं, क्या मेरा क्या लेने देना तुर्क से और बाबर से। तो उन्हें कोई पूछता नहीं ना। मुलायम सिंह भी उनको टेलीफोन करते थे, कांशीराम भी करते थे, क्या। और अगर वो ऐसा बोल देते, एक दिन बयान दे देते, दोनों उनका नंबर डिलीट कर देते, कहते उसमें जान नहीं, बेकार हो गया बर्क। क्या गलत तो नहीं करा आशीष भाई? इसी खेल का तो मजा है। जब तक आजम खान ये ना बोले कि भारत माता डाइन है और उनके ऊपर 300 मुकदमे न लग जाएं, तब तक काय का मजा। आशीष भाई गलत तो नहीं कहा, प्रैक्टिकलिटी तो यही बताती है। आशीष जी। अमिताभ जी, ये पहले आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात अभी कही गई कि सर्वे हो रहा था उसमें क्या दिक्कत थी, तो हमें सबको ये भी याद रखना चाहिए कि उससे पहले एक हफ्ता या शायद 4 दिन 5 दिन पहले ही सर्वे हुआ था और बहुत आराम से सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहां पे। और ये ऐसा क्या होता है कि जब एक बचा हुआ सर्वे रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए आदेश दिया गया, तो उसमें ऐसा क्या नया हो गया जो ऐसी हिंसा हो जाती है। और जो लोग मरे वो पुलिस फायरिंग में मरे, ये भी सही बात है, तथ्य एक, उन पे गोलियां चली, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे, कार्रवाई तो बनती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सर्वे अभी एक हफ्ता पहले हुआ था वो शांतिपूर्ण था, फिर अब जब दोबारा सर्वे होने आया तो अचानक ऐसा इतना उग्र रूप लेता है। तो ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि ऐसा अचानक ऐसा क्या हो गया। ये भी एक चिंता का विषय है और एक शोध का विषय भी है कि ऐसा क्या हो गया। और जहां तक आपके सवाल की इस तरीके की बयानबाजी, जो भड़काऊ बयानबाजी, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो पिछले कई दशकों से राजनीति में बड़ी आगे तक ले जाने का एक जरिया बनी है। ये सही बात है कि आप 100 आदमी को खाना खिला देंगे तो कोई नहीं पूछेगा, 2 आदमी को थप्पड़ मारेंगे तो अखबार में भी चलेगा और टीवी में भी चलेगा कि भाई फलाने ने फलाने को थप्पड़ मारा। तो ये एक ट्रेंड ही है हमारे यहाँ का कि आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, ना लोग चर्चा करेंगे, ना मीडिया में आएगा, लेकिन पानी की टंकी पे चढ़ जाएंगे तो सब लोग दिखाएंगे कि भैया वो फलाने जो है पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ही है हमारे देश का। एक देश की बड़ी हिंदू धार्मिक नेता साध्वी, उन्होंने एक बार कह दिया, तिवारी जी आपके लिए कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना कि ऐसा सब प्राणियों में सद्भाव हो, है सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदुओं की संख्या, आबादी कम हो रही है, असंतुलन पैदा हो रहा है, हिंदुओं को चाहिए वो 4-6 बच्चे पैदा करें, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, हिंदू को खतरा होगा, जनसंख्यिकीय असंतुलन होगा। चचा ने मालूम क्या कहा था, जिनके डायलॉग से कादर खान भी कांप जाते थे, उन्होंने कहा था कि मैं उनसे कहूंगा फिर उनको मुझसे संपर्क करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं ना, अंदाज समझ रहे हो ना आशीष जी? क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कान में नहीं कहा था, माइक से कहा था कि उन साध्वी को मुझसे संपर्क करना चाहिए, मुझसे मिलिए। और एक देश के बड़े नेता, अब आपके अलायंस में है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता, आजम खान से कई गुना बड़ा परिवार नेता, उनके लिए कहा था कि इनको एक कमरे में बंद कर दो, क्या साल भर बंद रखो,
संतान उत्पत्ति नहीं होगी इनसे। बोले हिजड़ों को कितने भी साल कमरे में बंद रखो, कहीं बच्चा पैदा होता है। ये बयान भी माइक पर आया था। इसलिए मैंने कहा कि बयान का खेल कुछ लोग हैं जो जानते हैं और उसी से वो आगे बढ़े। दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है आशीष भाई कि इसी के आधार पर उनको पद और हैसियत से नवाजा गया। बोले भाई तुमने कितनी बदतमीजी वाले बयान दिए? बोले 10। बोले अभी तुम पीछे रहो, तुम्हें आयोग में एडजस्ट करेंगे। बोले तुम कोई ने कितने दी? बोले सर 200। बोले आप कैबिनेट हो जाओ, तुरंत कैबिनेट मंत्री शपथ लो। क्या यही है? महबूब अली वगैरह उतना, कमाल अख्तर वगैरह उतना नहीं कर पाए तो पिछड़ गए सब। इकबाल महमूद दो ही सितारे हिंद रहे, इधर शफीकुर रहमान और उधर आजम खान। बाकी सब नक्षत्र टिमटिमाने लगे, रोशनी विहीन हो गए इनके आगे, क्योंकि ये बदजुबानी के सूरज जैसे थे। वो तो अब अंबेडकरवादी लोगों के जब वो देखते होंगे वीडियो, उनके दिल पर क्या बीतती होगी सोचिए। ओपी सिंह जी, बात फिर वहीं पर आकर टिक गई कि जब एक सर्वे हो गया था, समाजवादी पार्टी करी, तो दूसरे सर्वे में उत्तेजना फैली। इसका औचित्य कोई कैसे मान लेगा? वो कह रहे हैं जब एक सर्वे शांति से हो गया तो दूसरा भी शांति से हो जाता। इसके पीछे क्या डिजाइन है? सपा इस पर सवाल उठा रही कि इसके पीछे कोई डिजाइन है जानबूझकर उपद्रव करवाने का। इस पूरे डिबेट में आशीष चतुर्वेदी जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब 19 तारीख को न्यायालय के आदेश पर सर्वे सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया, तो 24 नवंबर को, 19 को हुआ शांतिपूर्वक, 24 नवंबर को आखिर ये इतना बड़ा बवाल क्यों? इनका सवाल लाजमी है। और उसी पर पूरी संभल की घटना और जियाउर रहमान वर्ग की उसमें मुलजिम बनना सब कुछ ही सवाल के दायरे में। बिल्कुल सही कहा कि 19 को जब शांतिपूर्वक, 24 को क्यों? लेकिन एक बात आशीष चतुर्वेदी जी को ये भी बतानी पड़ेगी कि आखिर वहां हिंदू नहीं जब गया, हजारों की संख्या में अचानक चारों तरफ से, गलियों से, मकानों से, रास्तों से हजारों की संख्या में मुसलमान उग्र दिशा में, सर्वे पार्टी का नहीं, उग्र रूप में ईटा पत्थर लाठी डंडा लेकर आए। वो कहां से अचानक आए? हिंदू मुस्लिम तो हमने सुना कि हिंदू इकट्ठा हो गए, मुस्लिम इकट्ठा हो गए, किसी बात पर उनसे झड़प हुई या बाद में जो एक पत्थर चले और मारे गए। लेकिन वहां तो 24 को एक पक्षी कार्रवाई हुई, मुसलमान ही हजारों की संख्या में आए। और यही पुलिस तफ्तीश में भी है कि बेंगलुरु में बैठे हुए आपके सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने वहां के जामा मस्जिद के सदर जफर अली को इस बात के लिए उन्होंने वहां से निर्देश दिया कि किसी भी कीमत में 24 तारीख को सर्वे न होने पाए, और यदि सर्वे पार्टी न्यायालय के आदेश पर आती है तो उसका पुरजोर विरोध करो। क्या विरोध करो? पुरजोर। यही है 19 और 24 का। दूसरी बात, इस संभल हिंसा के बाद आपकी पार्टी ने आग में घी डालने का काम किया। क्या किया? घी डालने। आपके बड़े नेता, सैफई कुनबा के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने भी इस पर टिप्पणी किया था। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, चैनल वालों ने पूछा कि आप संभल हिंसा को कैसे देखते हैं, तो आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने कहा कि यह कोर्ट लड़ाने का काम करती है। क्या जरूरत थी सर्वे का आदेश देना? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के काम करती है। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू किया तो संसद में, राज्यसभा में आपके पार्टी के नेता ने कहा कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। यहां तक आप पहुंच गए कि जिस न्यायालय पर आप भरोसा की बात करते हैं उस पर आपकी पार्टी के बड़े नेता ने टिप्पणी किया। और जामा मस्जिद का प्रेम आपका इतना था, हरिहर मंदिर से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। हरिहर मंदिर क्या मतलब? आपको तो जामा मस्जिद के बारे में लेना है जिसको बाबर ने तोड़ के उसके सर्कुलर बनवाया था। कहा जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। और तीसरी बात,
आपका गुंडे, अपराधियों और माफियाओं, डकैतों, बलात्कारियों से पुराना रिश्ता है। अब आप कहेंगे भाजपा के प्रवक्ता हो कि क्यों मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। आपने देखा जितने सपा के बलात्कारी, चाहे मोहित खान रहा हो, चाहे वो डॉक्टर यादव रहा हो, सबके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही। जौनपुर में इनकाउंटर में एक यादव डकैत मारा गया, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए और माफिया सरगना जब मुख्तार अंसारी मारा, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जनाजे में सम्मिलित हुए और उससे एक सप्ताह पहले सीमा पर गाजीपुर जिले का एक जवान शहीद हुआ था, उसके आप जो है नहीं गए। ठीक है ओपी सिंह साहब, अब समय कम है, बिल्कुल ठीक बात है, आपने अपने तर्क रखे। आप तो तीन बात, ठीक के ओपी सिंह जनाजे में जाएंगे। जी आ गई बात। मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो इस पर कोई टिप्पणी जरूरी है जो बात आशीष जी ने उठाई कि भाई मुलायम सिंह जी को आपने पद्म सम्मान से सम्मानित भारत ने क्यों किया। किसी भी सरकार के लिए ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसने उन राजनेताओं को भी पद्म सम्मानों से सम्मानित किया जिनसे उसका राजनीतिक स्तर पर विरोध जग जाहिर रहा, विचारधारा के स्तर पर जग विरोध रहा। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बता देना, पंडित जी के समय से कांग्रेस की जितनी सरकारें नहीं, आशीष भाई गूगल पे देख लीजिएगा, और आजकल तो गूगल से भी फास्ट वो एआई आ गई है। क्या मैं बीपी सिंह की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव, देन मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये तीन बड़े सम्मान किसी गैर कांग्रेसी विचारधारा वाले व्यक्ति को मिले हैं क्या? देख के बता दीजिएगा। क्या आप तो अलायंस में हो, मिले हैं क्या? नहीं। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मिल पाया, उनको भारत रत्न मिले, इसके लिए बीपी सिंह की सरकार आई तब मामला हुआ। जयप्रकाश बाबू को नहीं मिला, लोहिया को आपने दिया? नहीं दिया। लोहिया भारत रत्न के लायक नहीं थे। अरे इस बात को सराहिए कि इस समय की सरकार ने मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण दिया, ये पद्म विभूषण दिया। ये छोटी बात है क्या? नहीं, आपने लोहिया जी को क्यों नहीं दिया? भारत बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? जिनको दिया उनसे छोटे लोग हैं ये इतिहास में दर्ज होगी बात। चरण सिंह जी को दिया, नरसिंह राव जी को दिया, क्या जाने भगवान कल को मनमोहन सिंह जी को भी दे दे ये लोग भारत रत्न, अच्छी बात है। हमारी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा आशीष चतुर्वेदी से नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि पद्म पुरस्कारों पर आशीष चतुर्वेदी का अधिकार नहीं। अगर मैं सरकार में हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं, हर विचारधारा के लोगों का अधिकार है उन पुरस्कारों पर, तो दिया जा रहा है, ये तो अच्छी बात, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप इसको कटघरे में खड़ा करते हो। दूसरा एक प्रश्न आया था कि एक सर्वे हो गया तो दूसरे में बवाल क्यों? उसका उत्तर मैं, एक ओपी सिंह जी ने दिया, एक उत्तर मैं देता हूं मेरी समझ से। 19 में समझ नहीं आया कि क्या मसला है, तो एकीकरण नहीं हो पाया। फिर सेकंड थॉट आया, बोले अच्छा सर्वे हो रहा है, इसके पीछे ये खेल है। बोले हम तो वहीं थे भाईजान, 19 को हमने देखा क्या बातें हो रही थी। बोले अच्छा अब 24 को, बोले 24 को इंतजाम पूरा कर लो। ठीक, इसलिए इंतजाम पूरा हो गया था। इतना सरल विषय नहीं कि जिसको हम कहेंगे 19 को नहीं हुआ 24 को कैसे हो गया। 24 के लिए तैयारी की गई, आसपास के 6 जिलों के लोग आए थे, वह लूडो खेलने आए थे संभल में। पुलिस इंट्रोगेशन में लोग पकड़े गए, जेल गए। आशीष भाई ने कहा कि जो मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए, नहीं मित्र,
उत्तर प्रदेश पुलिस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, उसका इस्तेमाल करती है, वो मारे गए लोगों की देह में पाए गए हैं कि नहीं, इसकी जरा जांच करा लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, फंस जाएंगे। वो भीड़ ने एक दूसरे को निपटा दिया, इसलिए ताकि निशाना पुलिस बन जाए। और एक तीसरी बात, जियाउर रहमान बर्क इसमें दोषी हैं नहीं है, अदालत तय करेगी। दोषी पाए जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन वर्क साहब का कोई कितना भी समर्थक हो, वो इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है कि एक भारी भरकम बड़ी कोठी में, मैं बिल्कुल लेमैन की बात कर रहा हूं, भारी भरकम बड़ी कोठी में 2 किलोवाट पर जगमग हो रही हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ब्रह्मा उतर आए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब चोरी कर रहे थे आप, कर रहे थे ना। क्या इसमें हम क्या और आशीष जी क्या? सबके घर हैं, सबके घर में बिजली का वो खपत है। 2 किलोवाट में 2 पंखा और 2 बल्ब और कभी कभी कूलर, इसके अलावा क्या कर लोगे? बर्क साहब का तो बड़ा रोला शोला है वहां। और रसोई भी खूब चलती है, उसमें बिजली के उपकरण भी पाए गए जब सील हुआ घर, जब कनेक्शन काटा गया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बिजली चोरी कोई ननकू करे, कोई रज्जाक करे, समझ में आती है बात कि गरीबी के कारण कटिया डालनी होगी, आशीष भाई। लेकिन बिजली की चोरी कोई सांसद करे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपके पास संसाधन है, उसके बावजूद आप चोरी कर रहे हैं। आप उस पोजीशन पर हैं जिससे एक मैसेज जाता है। सांसद के बिजली चोरी का मतलब पूरे इलाके में अघोषित मुनादी हो गई कि बिजली के बिल देने की कोई जरूरत नहीं, चोरी करो। महाजना एन गता सपंथा, जिधर बड़े लोग जाएं वही रास्ता ठीक। तो बोले एमपी साहब किधर जा रहे? बोले कटिया। बोले कटिया ठीक है, कटिया चलने दो। इससे आपका चरित्र पता लगता है। संकट चरित्र का है, व्यक्ति का नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।